नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य आज पूरा हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के तकरीबन 22 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। हालांकि ये आस्था का उत्सव है, लेकिन राम मंदिर हमेशा से बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहा है। ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि मंदिर शिखर पर भव्य ध्वजारोहण के जरिए बीजेपी ने अपनी मिशन 2027 की रणनीति के आगाज का इशारा भी किया है। हालांकि अगले साल देश में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल जैसे राज्यों के अहम चुनाव हैं, लेकिन उसके बाद 2027 का यूपी चुनाव कई मायनों में न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश की पूरी राजनीतिक परिदृश्य के लिए बहुत अहम है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ। दो बातें हैं। पहली बात ये कि एक ना एक दिन तो राम मंदिर का ये निर्माण कार्य पूरा होना ही था। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही पता था कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है और ये एक दिन पूरा होगा, जिसका तकरीबन लक्ष्य दिन ये भी तय था। प्राण प्रतिष्ठा की तरह ऐसा भी नहीं है कि कुछ ही हफ्तों बाद चुनाव होने जा रहा हो, तो क्यों ना इसे माना जाए कि ये एक आस्था का उत्सव था, राम मंदिर के निर्माण कार्य के पूरा होने का उत्सव था। और दूसरी बात यह है कि राम मंदिर हमेशा से बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहा है। ऐसे में इसे मिशन 2027 की बीजेपी की राजनीति, बीजेपी की रणनीति के आगाज का इशारा क्यों ना माना जाए? दोनों में से आपको क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अमृत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लंबे समय से पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही थी, जनाधार नहीं बना पा रही थी, और वो तब बना जब बीजेपी ने आडवाणी के नेतृत्व में वो रथ यात्रा निकली, और उसके बाद फिर वो लोगों के बीच में एक ये मसला जो चल रहा था लंबे वक्त से, लेकिन उन्माद में नहीं तब्दील हो पा रहा था, वो उन्माद बना। और वहां से भारतीय जनता पार्टी को किसी भी राज्य में पहली बार सरकार मिली। उत्तर प्रदेश अगर आप ध्यान करें तो पूरे देश में चर्चा का केंद्र भी बन गया, राजनीतिक चर्चा का भी केंद्र बन गया, चाहे आडवाणी की यात्रा हो या लोगों के भाषण हो, भाजपा नेताओं के, या लालू का आडवाणी को गिरफ्तार करना हो। राजनीति के सेंटर में अगर बीजेपी आई है तो वो इसी वजह से आई जी। तो इसलिए राम मंदिर को छोड़ देना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत सफल काम नहीं, क्योंकि बीच में आप ध्यान दीजिए, एक टाइम ऐसा था जब ये सवाल उठने लगे थे कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं डाला, और नतीजा क्या हुआ? चुनाव में सफलता नहीं मिली। नरेंद्र मोदी ने इस चीज को समझा, वो एक मोमेंटम बना के रखते हैं। आप याद करिए, जब इसका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी ये सवाल आया था कि मंदिर तैयार नहीं है, कुछ नहीं है, और प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन उसका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जहां से वो माहौल बना हुआ था। फिर अयोध्या को लेकर के जितनी भी घटनाक्रम हुए हैं, सबको एक क्रेडिट के साथ जोड़ा गया। आज जो ये पताका जो लगी है वहां पे, सिंबलाइज आप करिए तो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज बीजेपी ने दिया है, और वो पॉलिटिकल मैसेज ये है कि भारत के हृदय पर भगवा झंडा फहरा गया है। तकनीकी कारणों से संघ राष्ट्रीय ध्वज तो नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन चाहे आप आरएसएस के शुरुआती दस्तावेजों को पढ़िए या उनकी मंशा को पढ़िए, तो भगवा झंडे को एक पहचान दिलाना और एक उसको महत्व पे रखना, ये एक बड़ी रणनीति है, और बीजेपी उसी लहर पे, उसी झंडे पर सवार होके सत्ता में आई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, खासतौर से उत्तर भारत में। तो आज का भी जो कार्यक्रम था, इसको आप गैर राजनीतिक ना माने। गैर राजनीतिक इसलिए नहीं मानना मैं मान रहा हूं क्योंकि अगर
ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव होता तो ये काम तो पुजारियों का है। भाई आपने मंदिर बनवाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया बतौर सरकार, वो सब ठीक है, वो चलिए आपने पैरवी कराई, आपने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। लेकिन हर कदम प्राण प्रतिष्ठा, शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद अब झंडा, ध्वजा लहराना, ये सब भी राजनीतिक नेतृत्व कर रहा है जी। तो मसला तो राजनीतिक है और मसला इसलिए भी राजनीतिक है क्योंकि यही वो लहर है जिसके ऊपर एक जो पूरी धुरी है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, वो उसके केंद्र में भी यही रहा है। लेकिन 2024 में तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी के अंदर जो हाल हुआ वो सब जानते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि जो डिस्कस हुआ वो फैजाबाद अयोध्या की सीट की हार ही हुई। तो उसके बाद ये भी तो माना जा सकता है ना कि वहां पर बीजेपी ने देख लिया कि ठीक है भाई, राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया, बस अब ये एक चुनावी मुद्दे के तौर पे तो नहीं है, तो इसलिए आज का फंक्शन एक धार्मिक उत्सव था। नहीं, थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं मैं, और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है 2024 में हार हुई, अयोध्या की सीट भी हार हुई, और अयोध्या की सीट का अगर आप देखें तो वो तब भी हार हुई थी जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, उसके बाद भी अयोध्या की सीट हारी थी बीजेपी। लेकिन अयोध्या का मंदिर सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश के लिए नहीं सवाल है ना, वो राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, आप एक चीज देखिए, एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए बतौर सरकार जो पहल की वो अपनी जगह पे है, लेकिन उस मसले को पूरे देश में इशू बना के रखा, ये उसकी रणनीति थी। घुसपैठिए शब्द जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में सेंटर में लाया जाता है, जबकि अभी बिहार के एसआईआर के बाद ये कोई घुसपैठिया मिला ही नहीं, जो मिले भी वो नेपाली मिले। तो अब लेकिन घुसपैठिया मसला है और बंगाल उसका एक केंद्र है जिसको टारगेट करके पूरे देश में एक माहौल बनता है। उत्तर प्रदेश में तमाम बार चर्चा हुई घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ जो कूड़ा बीनते हैं खासतौर पे उनको साबित करने की, और सरकारों ने उसका जांच भी कराया लेकिन नहीं मिला कोई। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के जो एक सांसद है राज्यसभा के, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, वो फिर से ये उत्तर प्रदेश में राग अलाप रहे। तो बात यह है कि मसला कहां का है इससे महत्व नहीं है, मसला क्या है और उसका असर कहां तक है। पूरी हिंदी पट्टी आप देखिए, उसी की बात नहीं, अगर सफलता से जोड़ेंगे ना तो आप ये देखिए कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसके बाद दक्षिण भारत से का कितना इन्फ्लुएंस रहा, तमिलनाडु का खासतौर पे पूरे घटनाक्रम में। तमिल संगमम हुआ, फिर तमिलनाडु से स्पेशल पुजारी बुलाए गए, यहां तक कि जो रामलला की मूर्ति है, जो बालक राम की मूर्ति है, वो पूरी तरीके से दक्षिण भारतीय शैली में बनी हुई एक मूर्ति है, वो उत्तर भारतीय शैली की मूर्ति भी नहीं। सब कुछ कनेक्ट किया गया साउथ से स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई, साउथ से स्पेशल जहाज चलाए गए, सब कुछ हुआ, कनेक्ट हुआ, बना। नहीं तमिलनाडु में सफलता मिली, लेकिन बीजेपी ने छोड़ा नहीं उसको, वो कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो बीजेपी की ये खास स्टाइल है, उनकी स्ट्रेटजी की एक पावर आप कहिए कि कंसिस्टेंसी इन इशू। इवन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का जो मुहिम था, 370 हट गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा उत्तर भारत में और कब्जा भी लंबे समय तक शासन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का रहा, उसी के गवर्नर रूल में चला। बावजूद उसके वहां की घटनाओं को उत्तर भारत कैसे देखता है। तो राम जन्मभूमि में अब आप और हम अगर ये कहें कि साहब मंदिर बन गया, हो गई और अब तो ध्वजा भी लग गई, तो ये चैप्टर क्लोज है? नहीं, हम देखेंगे, हर समय पर देखेंगे, थोड़े अंतराल पे कुछ नया, कुछ
कार्यक्रम, ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो आपकी और नहीं तो आपकी ये जो बात है मेरे अगले सवाल का लीड इन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। कौन से नए युग के शुभारंभ की बात कह रहे हैं वो? का आगे का जिक्र भी उन्होंने किया। तो ये जो नया युग है, ये क्या है? ये इसी को तो डिकोड करना है ना। नया युग अब प्रतीकात्मक रूप से देखिए, जिस हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल सिद्धांत जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, तो ये प्रतीक भी है। एक आज मुझे एक सज्जन मिले सुबह और उन्होंने कहा कि देखिए, बाबर की छाती पर हमने भगवा गाड़ दिया। आप समझिए, इस फेनोमिना को ले जाइए। ये फेनोमिना जो है, इसको लगातार लोगों के मन में डालते रहना है। और यही भारतीय जनता पार्टी के जो हार्डकोर सपोर्टर्स, एक जो बड़ा ब्लॉक खड़ा हुआ है, जो 20%, 22%, 25% जो हार्डकोर है, बाकी तो सब टाइम टू टाइम दूसरी डायनेमिक्स के साथ वोटर प्लस माइनस होते हैं, कभी प्लस होते हैं, कभी माइनस होते हैं। लेकिन ये जो हार्डकोर है, और इसमें भी खास तौर पर वो अपर मिडिल क्लास जो वेल ऑफ है, दूसरे चैलेंजेस नहीं है, जो वेल सेटल्ड है, वो सबसे बड़ा इको बना हुआ है, सबसे बड़ा माउथ पीस है। आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख लीजिए, चाहे आप शादी ब्याह के सीजन है आजकल, आप उसमें बैठिए और चर्चाओं को सुन लीजिए। तो ये जो वेल ऑफ सेटिस्फाइड अपर मिडिल क्लास है, ये एक बहुत बड़ा टूल है इस चीज को ट्रांसलेट कराने में। जैसे मैं तो कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि लोग यहां तक कहते हैं कि भाई वो देश के साथ चाहे जो कुछ करें, लेकिन मैं तो इसी में खुश हूं कि राम मंदिर बन गया। सो बात इस एक्सटेंट तक पहुंची हुई है, और ये एक स्ट्रेटजिकल सक्सेस है। ये स्ट्रेटजिकल सक्सेस है। हाँ ठीक है, 2024 में उसका वो नहीं हुआ, लेकिन मुद्दा मरा तो नहीं ना। और उस यज्ञ की का ही अगर मेटाफर इस्तेमाल करने, तो उस यज्ञ में और घी तो पड़ा, तो ज्वाला तो थोड़ी और आहुति तो हो, और वो आहुति समय समय पर होती रहेगी। ये एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। आप देखिएगा, अब इसके साइड विंग्स भी ओपन हो रहे हैं। जैसे एक टाइम था जब, मुझे याद है कि जब अटल अडवाणी जोशी की तिकड़ी थी, उस वक्त ये कहा जाता था कि हम तो कहते हैं कि अगर राम मंदिर हमें मिल जाए तो हम इसके बाद बाकी सारी मांगे छोड़ देंगे। लेकिन अब मथुरा सेंटर में है। अभी एक कोई कथावाचक कह रहा था, पता नहीं किस आगरा के किले के नीचे वो कुछ उनको कोई और मंदिर का सपना आया हुआ है। तो ये सवाल सिर्फ एक मंदिर स्पेसिफिक नहीं है, ये एक फिनोमिनल क्वेश्चन है, और ये फिनोमिनल क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल नहीं सकती। आपने किले के नीचे मंदिर के सपने की बात की, तो मुझे संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जो ये प्रवृत्ति है, इसको छोड़ना चाहिए। खैर, संघ प्रमुख मोहन, मैं बस आपके इस पॉइंट पर जरूर देखिए, इस स्टेटमेंट पर ना मुझे पहले दिन विश्वास था, ना अभी विश्वास है, क्योंकि ये एक कैमोफ्लेज है। एक कैमोफ्लेज है जो कंफ्यूज किए रहता है समाज को, कि एक हिस्सा एग्रेसिव होता है, दूसरा हिस्सा उसको शट डाउन करने की का स्टेटमेंट देता है, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि ये कौन लोग हैं? आरएसएस के ही बैक्ड लोग हैं ना, उसी इकोसिस्टम के भीतर तो ये फल फूल रहे हैं। नहीं, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा था कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ध्वजारोहण समारोह में मौजूद थे, और उन्होंने राम मंदिर से जुड़े हुए बड़े बड़े नामों को याद करते हुए एक भावुक संबोधन भी दिया।
आप क्या यहाँ से ये जो तस्वीरें थी, आप इनमें बीजेपी और संघ के बढ़ते हुए समन्वय और तालमेल को देख रहे हैं? खास तौर पे मैं इसके बैकग्राउंड में वो भी याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की जमकर तारीफ की थी और उसके बाद उसके भी बहुत सारे मायने निकाले गए थे। देखिए, ये दोनों एक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई, आरएसएस के ही इनिशिएटिव तो जनसंघ था और वही भारतीय जनता पार्टी था। भाई, टेक्निकली भले कहें कि संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन संघ से ही तो प्रचारक निकल करके संगठन मंत्री बनता है। या समय समय पर आखिर संघ की बैठक क्यों सरकार के साथ समन्वय बैठकें होती हैं? तो बेसिकली दोनों एक हैं। अब कुछ व्यक्तिगत अहंग जब टकराते हैं तो चर्चा होने लगती है कि संघ और बीजेपी के भीतर तालमेल नहीं बन रहा है या वो। लेकिन मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के टकराव की भी तमाम खबरें हमने कहीं सुनी, लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर संघ के एजेंडे को किसी ने सक्सेसफुली वन बाय वन एक्सिक्यूट किया है तो वो नरेंद्र मोदी की ही सरकार है। भाई, आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक, ये सारे मसले इधर जोड़ लीजिए और शिक्षा संस्थानों के भीतर संघ के लोगों को बतौर कुलपति या बतौर शिक्षक नियुक्त करने की मुहिम देख लीजिए। तो ये तो किया है ना मोदी सरकार ने, उस एजेंडा को बढ़ाया है ना, मजबूती से बढ़ाया है। तो फिर संघ और बीजेपी के बीच में टकराव की कोई बड़ी लाइन तो नहीं दिखाई देती है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन वही जो कि तालमेल में थोड़ी कमी आई थी, तो लाल किले से पीएम मोदी के बयान को उस नज़रिए से देखा गया कि शायद ये वहाँ पर ये कोई संदेश दे रहे हैं, और फिर हम आज की उन तस्वीरों में भी शायद इसकी झलक देख रहे थे। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अयोध्या के फैज़ाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने 2-3 दिन से लगातार ये मुहिम छेड़ी हुई है कि मुझे नहीं बुलाया गया इस ध्वज स्थापना कार्यक्रम में। उन्होंने आज भी ट्वीट किया कि रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे ना बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है। तो ये राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं। तो आपको लगता है कि ये संदेश जो है वो एक दलित समाज तक पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है? ये बीजेपी की मुहिम को कहीं डिरेल करता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, एक तो अवधेश प्रसाद का सवाल, दूसरा इसी तरह का सवाल खड़ा हुआ था जब प्राण प्रतिष्ठा थी, तो राष्ट्रपति को ना बुलाने को लेकर के भी ये चर्चा हुई थी। और अवधेश प्रसाद ने तो कुछ दिन पहले भी 2-3 दिन पहले कहा था कि अगर मुझे निमंत्रण मिलता तो मैं तो घुटनों के बल जाऊंगा भगवान राम के दरबार में। तो वो, लेकिन नहीं मिलना था, नहीं मिला। आप देखिए, अवधेश प्रसाद को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो कहा वो अपनी जगह पे कहा, और वो मैसेज तो है कहीं, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। ये एक बड़ी घटना है, लेकिन तमाम जगह दलितों को मंदिर में जाने पे, या इवन अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद जो मंदिर को धुलवाने वाली बात हुई थी, ये सारी चीजें इस लाइन पे चल रही हैं। लेकिन क्या धार्मिक आधार पर भी निमंत्रण थे? शंकराचार्यों में से 2 शंकराचार्यों को निमंत्रण नहीं थे, क्योंकि वो आलोचक हैं मोदी सरकार के। तो ये पूरी तरीके से एक सरकार नियंत्रित कार्यक्रम था। इसका धर्म के साथ रिश्ता जोड़ना, जो मैंने पहले कहा कि एक राजनीतिक, ये पूरा का पूरा मसला ही राजनीतिक है। ये धर्म और राजनीति के कॉकटेल का सबसे गजब का उदाहरण है। अब अगर मान लीजिए कि हिंदू सनातन धर्म के इतने बड़े काम की बात है, तो आपको निमंत्रण तो शंकराचार्यों को भी देना चाहिए। अवधेश प्रसाद तो चलिए विपक्षी पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन शंकराचार्यों को भी निमंत्रण नहीं। और दूसरी तरफ एक बहुत इंटरेस्टिंग और सिंबल है इसमें। 25 नवंबर को अंबेडकरवादी लोग मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं, और आज 25 नवंबर को यह कार्यक्रम रखा गया। और उसमें अगर अवधेश प्रसाद की बात को जोड़ दें
तो दूसरा भी एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि मनुस्मृति को लेकर के आरएसएस की क्या सोच है। तो राजनीतिक मैसेज डिकोड हो रहे हैं। दलित इंटेलेक्चुअल्स से बात आप करिए तो वो बिल्कुल इसी लाइन को बात कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं। और वो एक नई धारा खड़ी हुई है जो ज्यादा तेज खड़ी हो गई है, जो भारतीय राजनीति को कहां ले जाएगी मैं भी कह नहीं सकता, क्योंकि अभी उसकी कोई लीडरशिप उस तरह से कोई एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप नहीं दिख रही है, लेकिन चर्चा में बहुत है। और वो है बुद्ध बनाम राम की चर्चा, और अयोध्या के बुद्ध बौद्ध स्थल होने से लेकर के और इन सारी चीजों को लेकर वो इतने वीडियोस आ रहे हैं, इतनी रील्स आ रही हैं, इतने आर्टिकल्स दलित चिंतक इसके ऊपर लिख रहे हैं। और नीचे के समाज के भीतर जो 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 सतह पे है, सतह पे भी इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो अब ये पॉलिटिकल ट्रांसलेशन इसका कैसे होना है, ये अभी वक्त की बात। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन मैं अखिलेश यादव के उस सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र आपसे कर लेता हूं। पहली लाइन लिखी, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। काफ़ी जिसे कहते हैं कि रहस्यमयी अंदाज में ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव, चुटीले अंदाज में भी करते हैं, तो इस बात के कई अर्थ निकलते हैं। पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। इसके बाद वो लिखते हैं कि ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। तो क्या वो अखिलेश यादव ये एक तरह की सफाई दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि भाई हम भी जाएंगे मंदिर का दर्शन करने, जैसा वो पहले भी कह चुके हैं केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने के बाद, और ये पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है? ये तो सीधा सीधा मतलब ये उन्होंने अपने अंदाज में एक बढ़िया स्ट्रोक खेला ही है। देखिए, अखिलेश यादव के ट्वीट्स पिछले काफी दिनों से ना बड़े पोएटिक हो रहे हैं, और उसमें मैसेज भी बहुत होता है। तो ये मैसेज तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि इसके ठीक पहले ये भी चर्चा हुई कि केदारेश्वर महादेव का जो मंदिर उन्होंने बनवाया है, या जो वहां पे कृष्ण और दूसरे भगवानों की जो वो लगाई हैं, वो सरकारी इस तरह से चंदा नहीं, वो व्यक्तिगत समर्थन से लगा। तो अखिलेश यादव अपने जो उनकी स्ट्रेटजी का एक पार्ट था कि जो उनको हिंदू विरोधी टैग देने की कोशिश लगातार रहती है। वो मुलायम सिंह के वक्त से, मुल्ला मुलायम से लेके और अखिलेश यादव तक वो टैग चिपकाने की कोशिश होती है। उसको काउंटर करने का उन्होंने ये रास्ता जरूर निकाला। और देखिए, अब तो सवाल क्या है ना कि इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है कि अयोध्या में मंदिर भाजपा सरकार में बना इसलिए बाकी लोग दर्शन नहीं करेंगे। मंदिर में तो दर्शन करने सभी जाएंगे, मंदिर तो मंदिर होता है, जिसकी आस्था होगी जाएगी। अखिलेश यादव पहले भी ये कह चुके हैं कि जब रामलाला बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एक अलग किस्म की पॉलिटिकल डिबेट और शुरू हो रही है, और वो उस तरफ ले जा रही है, अब ज्यादा तेज ले जा रही है, जहां पर कि धर्म की राजनीति तो ठीक है, लेकिन अब आगे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सामाजिक जीवन चलेगा या वो उससे लड़ा जाएगा। ये जो बहस है, ये जब पॉलिटिकल वोट में जब कन्वर्ट होगी, तब देखना है कि ये कितनी असरकारक है। लेकिन नहीं, ये बात सही है कि ये एक डिबेट जो है वो समाज के एक हिस्से में बहुत तेजी से चलती है, चल रही है। मैं आपसे एक सीधा सवाल मेरा आखिर में आपसे ये है कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर हिंदुत्व की राजनीति को हावी होता हुआ देखेंगे हम, या फिर बीजेपी के जो विकास के मुद्दे हैं या तमाम दूसरे मुद्दे हैं? बिहार चुनाव के बाद कई तरह की बातें हुई, जाति की राजनीति होगी, तमाम बातें जो हुई, आप क्या देखते हैं? क्या हिंदुत्व की राजनीति उत्तर प्रदेश में जो है वो चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बीजेपी का वही बनेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी राजनीति के उपज है, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
दूसरे प्रदेशों में भी जब वो रैलियों में जाते हैं तो वो यही लाइन लेते हैं, उनके भाषणों में यही लाइन होती है। तो आप ये बात हम क्यों माने कि उत्तर प्रदेश का जब 27 का चुनाव होगा तो ये लाइन मिस होगी या सेकेंडरी होगी? नहीं, ये लाइन रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी। डायरेक्ट कैंपेन में आपको भले ना दिखे, लेकिन जो इनडायरेक्ट कैंपेन होते हैं उसके इर्द गिर्द वो बिल्कुल इसी लाइन पर होंगे। और मुख्यमंत्री के भाषणों में भी हम सुनेंगे इसको, क्योंकि वही आधार है उनकी व्यक्तिगत राजनीति और राजनीतिक सफलता का। तो वो अपनी छवि के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, बहुत बेबाक आदमी हैं वो, कहीं ढाकते तोपते नहीं है चीजों को। हाँ, उसके साथ नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व में गुथा हुआ विकास का मॉडल, योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व में घुसा हुआ सख्त प्रशासक और विकास का मॉडल, यही तो मतलब कॉइन है। अब ये काउंटर कितना होता है, बिलीफ कितना होता है। और बिहार के चुनाव के बाद देखिए विपक्ष जो है वो कई तरह, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद दो तरह की चर्चा है। एक चर्चा जो मुख्य धारा की चर्चा है, वो चर्चा रणनीतियों की सफलता और असफलता की होती है, और दूसरी चर्चा वो है जिसमें रणनीतियों के पीछे की रणनीतियों की बात ज्यादा होती है। तो वो उत्तर प्रदेश सहित सभी दूसरे वो राज्य जिनमें वो चुनाव होने वाले हैं और जहां विपक्षी सरकारें हैं, उन सबके लिए एक नया होमवर्क मिल गया है। और वो होमवर्क जो है कैसे वो करते हैं और फिर वो पिच कैसी बनती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया, जिसको राम मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण के जरिए, जिसका एक बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से, या कहें कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। सरसंघ चालक मोहन भागवत की मौजूदगी उस मौके को और मौजू बना रही थी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने कहा कि इस पूरे समारोह के अंदर छिपी हुई एक राजनीति है जो 2027 के यूपी चुनाव पर लक्षित है, और हमें उस चुनाव में इसका असर साफ तौर पर दिखेगा। इसका असर बीजेपी के हक में होगा या विपक्ष उसके अंदर से अपने लिए कोई जादू की पुड़िया निकालेगा, ये आने वाले दिनों में दिखेगा। उस पर हमारी नज़र रहेगी। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।